जय हिंद, जय जोहार। चलिए करंट अफेयर की क्लासेस को फिर से शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर के सेशन का हमारा तीसरा सेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई आने वाले समय में 6 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए व्यापम के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत करंट का हमारा जो सेक्शन है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं। और व्यापम यदि परीक्षा आयोजित करता है तो व्यापम का एक फिक्स पैटर्न है कि वो 2 से ढाई महीने के ही करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करता है। तो इसीलिए 6 नवंबर से ढाई महीना नहीं, हम 3 महीना प्लस करते हुए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 नवंबर तक के करंट अफेयर को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, उसी करंट अफेयर का ये हमारा तीसरा सेशन है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वीडियोस लगातार आते रहेंगे। यदि आपने पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस करंट अफेयर के सेशन को मैं फिर से शुरू करता हूं। ठीक है, तो कुछ कुछ करंट अफेयर हम देख चुके थे, आगे चलते हैं। जैसे एससीओ के बारे में हम देख लिए थे, बांग्लादेश से संबंधित जो 2 पावर प्लांट है वो देख लिए थे, नए 11 रामसर, चीता प्रोजेक्ट, मानव विकास सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये सब हम देख चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। ये हम अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां कुछ देख लिए थे। अब हम इसी में आगे चलते हैं। जो अगली खबर है हमारी, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी मृत्यु हो गई है जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब मृत्यु हो गई है तो इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है वही हमें फोकस करना है। मैं आपको मोस्टली यहाँ पर यही बताऊंगा कि अगर कोई करंट अफेयर की न्यूज है तो उससे कौन से ऑब्जेक्ट पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है। उससे मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित, लेकिन अब अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वही 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कितने समय तक शासन की, तो 70 वर्षों से अधिक समय तक शासन की है और सर्वाधिक शासन करने वाली महारानी है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। मात्र 26 साल की उम्र से ही इन्हें गद्दी मिल गई है। तब से ये उस ब्रिटेन की महारानी रही है। और ब्रिटेन मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है और यूनाइटेड किंगडम अलग है। जो पीएम बनी है लिज ट्रस वो यूके की बनी है, लेकिन ये महारानी कहाँ की है? ब्रिटेन की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। 70 साल इन्होंने शासन किया है। अब इनके जाने के बाद इनके वारिस इनकी गद्दी संभाल रहे हैं। तो इनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है अब किंग कहला रहे हैं, प्रिंस अब नहीं रहे। तो किंग चार्ल्स तृतीय, प्रथम द्वितीय नहीं, तृतीय स्पेशल याद रखना है। तो अब ब्रिटेन के महाराजा कौन है? चार्ल्स तृतीय, ध्यान रहेगा। बस इतने ही फैक्ट यहां से याद रखना है। ठीक, बाकी अब इसमें अब करंट पढ़ेंगे तो भाई मोदी जी ने दुख व्यक्त किया, ये किया, राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया, ब्रिटेन में 10 दिन का अवकाश रहा, ये सब भी है फैक्ट। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं मुद्दों पे हम फोकस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरीके से नवीन नियुक्तियां राष्ट्रीय संबंधित जो है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नवीन नियुक्तियों में उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित कौन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदय उमेश ललित भारत के नए 49वें मुख्य न्यायाधीश है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन? उदय उमेश ललित। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल उदय उमेश ललित हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो बार से पदोन्नत हुए। बार से यानी पहले वकील थे, वकील के पेशे से प्रमोट होके ये जज बने थे। ठीक, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके पहले हमारे न्यायमूर्ति एस एम सिकरी जो 1971 से 1973 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ये भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो बार से पदोन्नत हुए थे। यानी वकील थे, वकील के पेशे से पदोन्नत होके सुप्रीम कोर्ट में ये जज बने थे और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बने। एस एम सिकरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट भाई। देखिए करंट ऐसे ही बनता है। आज की डेट में बार से पदोन्नत होने वाले जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? यूयू ललित है। लेकिन इसके पहले कौन थे? अब ये हिस्ट्री से एक फैक्ट बन सकता है। तो इसके पहले कौन थे? एस एम सिकरी। केवल आज तक 2 ही ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो बार से प्रमोट होके मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
ध्यान रहेगा। तो पहले कौन है? एसएम सीकरी 1971 से लेके 1973 तक, और दूसरे कौन है? उदय उमेश ललित। इसके साथ ही एक और फैक्ट याद रखना है कि जो उदय उमेश ललित है, शीर्ष अदालत में सीधे पदोन्नत होने वाले छठवें अधिवक्ता है। ठीक है, ये छठवें अधिवक्ता हैं और दूसरे मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रहेगा डेटा, ये फर्क समझ में आ रहा है ना भाई। सभी न्यायाधीश क्या है भाई? जस्टिस रहते हैं, वहां से प्रमोट हो के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन जो वकील के पेशे में रहते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता रहते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है भाई। अटॉर्नी जनरल बनते हैं, उसके बाद फिर प्रमोट कर दिया जाता है, तो प्रमोट करके वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ऐसे केवल दो ही हुए हैं, पहले एसएम सिकरी 71 से 73 तक, और दूसरे अभी है 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। ठीक, बाकी मुख्य न्यायाधीश चुनने की जो प्रक्रिया है, क्या है, कैसा है, संविधान के अंतर्गत वो सब आप पढ़े हैं, उस पर हम अभी नहीं आ रहे हैं। उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 8 नवंबर को ये रिटायर भी हो जाएंगे। यानी जब आप कह सके कि एग्जाम है, उसके 2 दिन बाद ये रिटायर भी हो जाएंगे। मात्र 74 दिनों के लिए ये जज बने। उम्र हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, तो रिटायर हो जाएंगे। तो मात्र 74 दिनों की अवधि के लिए, यानी एसआई के एग्जाम के बाद नया करंट अफेयर पढ़ना रहेगा 50वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर से बदल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगली नियुक्ति में आते हैं। अगली नियुक्ति में आते हैं भाई, कुछ 2 पॉइंट हम चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई आईएसआई की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, नो डाउट आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उस पे जो हमारा अब योगदान हो सकता है, बहुत सारे कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी उसे केवल रिवाइज कर रहे होंगे। नया चीज जो आपको अभी केवल पढ़ना है वो करंट अफेयर है। इंग्लिश एक नया पार्ट जुड़ गया है प्रीलिम्स में, जो पहले नहीं हुआ करता था। मत भागिए, और इंग्लिश केवल 4 से 5 क्लास का मैटर है, उससे ज्यादा मैटर नहीं है, क्योंकि उसका टॉपिक बहुत आसान है। बहुत ही आसान प्रश्न उससे आने वाला है। कुछ नया पोर्शन यदि दिख जा रहा है तो उसके पीछे भाग के मत परेशान होइए। सिलेक्शन केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। यदि आपको सेलेक्ट होना है, आपका बेस तगड़ा होना चाहिए, बेस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, वही स्कोर करवाएगा भाई। पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निश्चिंत रहिए। अगर कोई नया है तो उसे भी आप अटेम्प्ट तो जरूर करेंगे। तो अगर कोई मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बनता है, या कोई नए टॉपिक को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसे सीधा गोली मारिए। केवल जो पुराने टॉपिक है उसे ही अपडेट कीजिए, और करंट अफेयर तो नया ही पढ़ना पड़ता है। और 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर रहेंगे, भारत और छत्तीसगढ़ के मिला के। तो इसीलिए करंट अफेयर तो पढ़ना जरूरी है नए में, लेकिन पुरानी चीजों को रिवाइज कीजिए। तो उसके लिए जो हम आपके लिए कर सकते हैं अभी करंट अफेयर, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा सकार एकेडमी में 10 नवंबर के बाद से सीजीएसआई मेंस की कक्षाएं प्रारंभ होगी, जो हिंदी, जीएस और मैथ्स की कक्षाएं रहेंगी। लगातार 3 क्लासेस चलेंगी, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराना अनिवार्य है। तो 10 नवंबर के पहले आप जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही ऐसा है कि टेस्ट सीरीज बुकलेट जल्द ही मार्केट में पब्लिश होगी, या अभी इस वीडियो के आते तक पब्लिश हो गई होगी, जो आपको मार्केट में या सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं फिर से। देखिए, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, जो इस बीच हुआ है, इसीलिए मैं राष्ट्रपति को नहीं कवर कर रहा हूं, केवल उपराष्ट्रपति बता रहा हूं। तो भाई 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़। अब जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि इसके पहले वो कहां थे? वो इसके पहले बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर थे भाई, पश्चिम बंगाल के। और इनकी विपक्षी उम्मीदवार कौन थी? मार्गरेट आल्वा, जिन्हें केवल 182 मत मिला। उनके बदले इन्हें कितना मिला? धनखड़ को 528 मत से विजयी हुए हैं। ध्यान रहेगा। देख, तो इन्हें कितना मत मिला है? 528। और मार्गरेट आल्वा को कितना मिला है? मात्र 182। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा यही कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? एकदम बेसिक, जगदीप धनखड़। नंबर 14वां किसे हराए? मार्गरेट आल्वा को हराए। कितना मत मिला इन्हें? 528। पहले कहां गवर्नर थे? पश्चिम बंगाल। इतना ही क्वेश्चन इससे बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा नियुक्ति में मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि सीएसआईआर की कोई महिला महानिदेशक बनी है, जिनका नाम है डॉक्टर कलाई सेल्वी एन। एन एक्चुअल में लंबा चौड़ा पूरा नाम है, साउथ इंडियन ऐसे ही लिखते हैं नाम। तो कलाई सेल्वी एन, कलाई सेल्वी याद रखना है। सीएसआईआर
काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, चूंकि चर्चा में आया है तो बेसिक जानकारी याद रखेंगे। CSIR की स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942, 1942, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो CSIR की भारत की पहली महिला महानिदेशक जनरल डायरेक्टर कौन बनी है भाई? कलाई सेल्वी एन। ठीक, अब कलाई सेल्वी एन चर्चा में क्यों रही? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है। कलाई सेल्वी एन को लिथियम आयन बैटरी पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक, तो कलाई सेल्वी एन किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित रही है, किस क्षेत्र में चर्चा में रही है? तो लिथियम आयन बैटरी में अपने रिसर्च कार्य के लिए चर्चा में रही है। ध्यान रहेगा। ठीक, तो चलिए 2 नियुक्ति और याद रखेंगे, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है आपके एग्जाम की दृष्टि से, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति। अब देखिए ये थोड़ा सा विवादास्पद रहा, क्योंकि मुकुल रोहतगी को महान्यायवादी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। मुकुल रोहतगी जो कि ऑलरेडी 2014 से 2017 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। मुकुल रोहतगी मोदी जी के शासनकाल में रह चुके थे। मोदी जी के शासनकाल में दोबारा फिर से इन्हें भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनका नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन इन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसे प्रस्ताव दिया गया था जिन्होंने महान्यायवादी बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया? मुकुल रोहतगी। अब भी हुआ है ना, बिल्कुल सितंबर लास्ट वीक की ये घटना है। इन्हें प्रस्ताव दिया गया, उसके बाद इन्होंने चूंकि प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो अगले जिन्हें महान्यायवादी बनाया गया है वो है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है। ध्यान रहेगा। तो यही है जो यू ललित जस्टिस की हम बात कर रहे थे, वही वकील से महान्यायवादी बने, फिर प्रमोट हुए। ठीक है, तो यही महान्यायवादी है। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। ध्यान रहेगा। ठीक, मुकुल रोहतगी को बनाना का प्रस्ताव था, पर इन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रस्ताव ठुकराने का कारण जनरली भाई इंटरनल इश्यू होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सभी क्या कारण बताते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं ये पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है दोनों नाम, आर वेंकट रमणी और मुकुल रोहतगी। चलिए अगला चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये भी हमारे लिए। भारत के लिए तो सभी नवीन नियुक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और CDS तो है ही, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। भाई भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? विपिन रावत। आपने सुना ही होगा कि कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर की एक घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो उनकी मृत्यु के बाद से ही ये पद रिक्त था। इसीलिए अब भारत के दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ध्यान रहेगा, नए CDS भारत के दूसरे, पहले कौन थे? विपिन रावत, दूसरे कौन है? अनिल चौहान। अब CDS होता क्या है, CDS के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले CDS जो है तीनों सेनाओं का मिलिट्री प्रमुख होता है, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का चीफ ऑफ स्टाफ कमीसी का प्रमुख भी होता है। इन शॉर्ट जो CDS होता है वो तीनों सेनाओं से, CDS का जो पद बनाया गया है, हाल ही में इस पद को बनाया गया है, तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल, तीनों सेनाओं की नीतियों को आपस में मिलाने के लिए CDS का पद बनाया गया है। ठीक, इसीलिए तीनों सेनाओं का प्रमुख नहीं होता है, तीनों सेनाओं का मिलिट्री प्रमुख होता है। मतलब तीनों सेनाओं का जो जंगी ऑपरेशन होगा उससे रिलेटेड सभी निर्णय कौन लेगा? CDS लेगा। ठीक, CDS 4 स्टार जनरल होता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, अभी 4 स्टार जनरल क्या है? देखिए मिलिट्री में, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, कुछ भी आप कहें, एयरफोर्स कहें, आप कुछ भी कहें, उसमें जो सबसे ऊंचा पद है उसे जनरली जनरल कह दिया जाता है। जनरल लेफ्टिनेंट, जनरल एडमिरल, एडमिरल। ठीक है, तो उनसे बड़ा कोई पद है तो उसे 4 स्टार जनरल कह रहे हैं। है वो जनरल ही, लेकिन उससे बड़ा पद का नाम बनाने के लिए उसे क्या कह दिया गया? 4 स्टार जनरल। ठीक है, इन शॉर्ट अभी इतना ही याद रखिए। तो एक CDS क्या होता है? तीनों सेनाओं का मिलिट्री प्रमुख होता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रमुख होता है, 4 स्टार जनरल होता है। CDS का कार्यकाल या तो 3 वर्ष तक का होता है या तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें से पहले हो जाए। ध्यान रहेगा।
तो भारत के नए सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। ध्यान रहेगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। स्पोर्ट्स की बहुत सारी घटनाएं इस बीच रही है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं टेनिस जगत के दो महान खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। चूंकि रिटायरमेंट ले लिया इसलिए उनसे संबंधित फैक्ट हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक है सेरेना विलियम्स, विलियम्स सिस्टर में से एक ने संन्यास ले लिया। किसने? सेरेना विलियम्स ने। और टेनिस जगत के एक महान खिलाड़ी रोजर फेडरर। तो उनसे संबंधित फैक्ट याद रखना है कि भाई जो टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स है कौन से देश से संबंधित है? अमेरिका। अगर कोई बड़ा टेनिस चैंपियनशिप हो रहा है लाइक फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन्हीं ग्रैंड स्लैम एक साथ कहा जाता है, अगर इसमें कोई खिलाड़ी जीत रहा है, अगर कोई भारतीय जीत रहा है, तब तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। किससे जीता किससे हारा दोनों तरीके का क्वेश्चन रहता है। और अगर कोई खिलाड़ी जीत रहा है तो वह कौन है खिलाड़ी और किस देश से संबंधित है, ये दो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। ठीक है। अब उसमें आपको हर प्रतियोगिता नहीं देखनी है, मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, डबल्स, मिक्स्ड डबल जो टेनिस में होता है, उसमें एक व्हील चेयर का भी होता है, हैंडीकैप वाला भी होता है, उसको आपको उतना नहीं देखना है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई भारतीय है तो वो आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो अभी जो हो रहा है उसमें भारतीय नहीं जीत रहे हैं, उतना नहीं ध्यान रखना है। तो लास्ट मैच जो था सेरेना विलियम का, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कौन सा था? यूएस ओपन 2022, अभी जो ये सितंबर माह में हुआ है, यूएस ओपन 2022। कोई खास विक्ट्री इन्होंने नहीं हासिल की, लिस्टिंग में कहीं भी इनका नाम नहीं है, लेकिन आखिरी मैच इनका यही है। कौन सा? यूएस ओपन। किसका? सेरेना विलियम का। सेरेना विलियम ने अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, 23 सिंगल में, भाई ये सिंगल में भी खेलते हैं, डबल में भी खेलते हैं, मिक्स्ड डबल में भी खेलते हैं। सिंगल मतलब अकेला, डबल मतलब दो लड़कियां एक साथ, दो महिलाएं एक साथ, और मिक्स्ड में एक महिला एक पुरुष, एक पुरुष, ऐसा खेलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी इन्होंने प्रतियोगिताएं जीती है। लेकिन टेनिस फील्ड में सबसे बड़ी चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम मानी जाती है, तो हम उसे ही फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्या? ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम मतलब फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, चारों को जो जीतेगा वही कहलाएगा ग्रैंड स्लैम विनर। तो ऐसा 23 बार जीता है कि इन्होंने, सेरेना विलियम्स ने। ध्यान रहेगा। उसी तरीके से अगले जो टेनिस महान खिलाड़ी है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। इन्होंने भी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। एक्चुअल में काफी समय से ये नहीं खेल रहे। ठीक है, इनको हेल्थ इशू है जिसके कारण ये नहीं खेल रहे हैं। इनका आखिरी कप ऐसा यूएस ओपन जैसा फेमस कप नहीं है। आखिरी टूर्नामेंट है इनका लेवर कप। ठीक है, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, आखिरी टूर्नामेंट है लेवर, एलवीईआर। ठीक है, लेवर कप इनका आखिरी टूर्नामेंट है। यदि एग्जाम में पूछा, जो कि नहीं पूछेगा, तो आप टिक मार सकते हैं। और रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो अभी तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं सिंगल्स में। ठीक है, इनसे ज्यादा जीते हैं दो प्लेयर और, उनका नाम भी साथ में याद रखना है। स्पेन के राफेल नडाल सबसे ज्यादा हैं, अभी 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और सर्बिया के नवाक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये तीनों टॉप के प्लेयर है ना टेनिस के, एकदम बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? सबसे पहले नंबर पे स्पेन के राफेल नडाल, जिन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? 22। फिर सर्बिया के नवाक जोकोविच, इन्होंने कितना जीता है? 21। और फिर रोजर फेडरर, इन्होंने कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? 20। ध्यान रहेगा। लेकिन जो टेनिस की रैंकिंग होती है, जैसे क्रिकेट की हर महीने आईसीसी रैंकिंग जारी करता है, वैसे टेनिस की रैंकिंग जारी होती है। तो उस समय जो चैंपियनशिप में आगे रहता है उसका नाम पहले नंबर पे आ जाता है। लेकिन ग्रैंड स्लैम के अकॉर्डिंग अगर रैंकिंग देखेंगे तो पहले नंबर पे राफेल नडाल, फिर रहेंगे नवाक जोकोविच, फिर तीसरे नंबर पे कौन? रोजर फेडरर। ध्यान रहेगा। तो ये टेनिस से संबंधित कुछ डेटा याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, भाई स्पोर्ट्स में याद रखना है कि भाई हॉकी इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। हॉकी इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं दिलीप तिर्की। जैसा कि आप देख सकते हैं
ये भारत के पहले ऐसे हॉकी इंडिया के चेयरमैन हैं जो पूर्व खिलाड़ी भी हैं, ओलंपियन भी है। नहीं तो इसके अलावा खिलाड़ियों के अतिरिक्त लोगों को चेयरमैन बनाया जाता था। जैसे कि बीसीसीआई में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी ही कभी ना कभी चेयरमैन बनते हैं, लेकिन हॉकी इंडिया में ऐसा नहीं होता था। हॉकी इंडिया में जो खेल नहीं रहे वो चेयरमैन बनते थे, लेकिन अब हॉकी इंडिया के चेयरमैन, जैसे बीसीसीआई भारत के क्रिकेट के लिए मेन अथॉरिटी बॉडी है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, वैसे ही हॉकी के लिए हॉकी इंडिया है। तो उसके नए चेयरमैन कौन है? दिलीप तिर्की। ध्यान रहेगा भाई, दिलीप तिर्की। उसके अलावा अगला याद रखना है भाई, गोल्डन बॉय हमारे नीरज। नीरज जो है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, या इसमें पहले नंबर पे रहे हैं। डायमंड लीग 2022 कहां हुई है? ज्यूरिख में हुआ है भाई, डायमंड लीग 2022। ठीक, इसमें नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा याद है ना, भारत के भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। तो यही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा दूर तक भाला फेंका है, 88.44 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। भाला या इंग्लिश में आप जेवलिन भी इसे कह सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने $30,000 की राशि जीती है। जान रहेगा नीरज चोपड़ा के बारे में। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर फैक्चुअल ही रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हम नहीं बढ़ा सकते कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। जो फैक्ट है उसे ही याद रखना है। कोई भी स्पोर्ट्स में यदि कोई व्यक्ति जीतता है भारत का, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उससे जो क्वेश्चन बनता है कि वो चैंपियनशिप, तो कौन सी चैंपियनशिप है? डायमंड लीग। कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ आयोजित हुई थी भाई? ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगर इन्होंने किसी को हराया है तो किसको हराया है और वो कौन से देश से संबंधित है? और अगर ये हारे हैं तो किससे हारे हैं और कौन से देश से संबंधित है? और अगर कुश्ती है, बॉक्सिंग है, ये सब प्रतियोगिता है तो कितने किलोग्राम वर्ग में खेले? ये सब हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो भाई इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने भी ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब जैकब वॉडलेच को हराया है, जो कौन से देश से हैं? चेक गणराज्य से हैं, चेक रिपब्लिक से। ध्यान रहेगा, किसे हराया है? जैकब वॉडलेच को हराया है। ठीक है, इसे मिटाल देते हैं, आप अच्छे देख सकते हैं किसे हराया भैया? जैकब वॉडलेच को। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना फैक्ट मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। अगला आते हैं भाई नेशनल गेम्स। ठीक है, भारत का 36वां नेशनल गेम्स। ठीक है, कब कब से कब तक है? 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाला है भारत का 36वां नेशनल गेम्स। मतलब मैं अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, अब इसमें कुछ बुक्स या करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो करेंगे तो इसमें से बहुत सारा फैक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 6-7 हजार प्रतिभागी हैं, बहुत सारे खेल हैं। लेकिन इसमें कौन जीता कौन हारा वो आप मत पढ़िए, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। क्योंकि जो नेशनल गेम्स होते हैं, बेसिकली नेशनल गेम्स से कराया जाता है ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेम्स में भारत से कौन जा सकता है, उसके चयन के लिए नेशनल गेम्स कराया जाता है। ठीक है, तो अब जब वहां पहुंच जाएंगे और जीतेंगे तो वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। तो ये इसमें कौन हार रहा है जीत रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरे नजरिए से इंपॉर्टेंट है, मैं वही फैक्ट बस यहाँ पर लेकर के आया हूं। जैसे कि इस नेशनल गेम्स का नंबर कौन सा है? 36वां है। और इसके पहले 35वां नेशनल गेम्स 7 साल पहले हुआ था। इसलिए इंपॉर्टेंट है, 7 साल से नेशनल गेम्स नहीं हो रहे थे, अभी हो रहे हैं नेशनल गेम्स 7 साल के बाद। तो 36वां नेशनल गेम्स 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कहां आयोजित हो रहा है? गुजरात में। नेशनल गेम्स कहां आयोजित हो रहा है? थोड़ा फेडेड दिख रहा होगा, ये लोगो है आपका नेशनल गेम्स का। ये भी पूछ सकता है लोगों में किस पशु को चिन्हित किया गया है, तो मोदी जी के हर काम में कौन रहेगा? या तो शेर रहेगा या तो चीता रहेगा। ठीक है, तो वही शेर को चिन्हित किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो 36वां नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हो रहा है? गुजरात। गुजरात के बहुत सारे स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, लेकिन जो इसका उद्घाटन हुआ है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम याद है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो अहमदाबाद का है, उसे ही रीमॉडिफाई किया गया है और डेवलप करके
विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ट्रांस स्टेडियम भी इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर 36वें नेशनल गेम का उद्घाटन किसने किया है भाई? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अब इसका शुभंकर या मस्कट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कोई भी बड़ा चैंपियनशिप होता है तो उस साल उसका एक शुभंकर या मस्कट तय किया जाता है। तो इसका जो शुभंकर है वो है सावज। गुजराती शब्द है सावज। सावज का मतलब शिशु होता है, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, एकदम श्योर नहीं हूं, पर सावज मतलब शिशु होता है। तो बिल्कुल इसे रट के रखना है कि 36वें नेशनल गेम्स का शुभंकर कौन है? तो शुभंकर कौन है? सावज। ध्यान रहेगा। और इसका जो एंथम सेलेक्ट किया गया है उसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये दो वर्ड बिल्कुल रट लेना है। क्या? इसका मस्कट यानी कि शुभंकर, और इसका एंथम यानी कि इस खेल का गान। तो शुभंकर क्या है? सावज। और इसका गान क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ध्यान रहेगा जी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये नेशनल गेम्स के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में और भी खबरें भाई देखते जाते हैं। स्पोर्ट्स में याद रखना है U20 अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ये भारत की ऐसी पहली लड़की है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम क्या है? भारत की युवा रेसलर अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने कजाकिस्तान की एटलीन सगायेवा को 8-0 के बड़े अंतर से हराया। मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाई, यही पटक पटक के दिए पड़ी थी, ठीक। जीतने वाली यह भारत की पहली महिला रेसलर बन गई है। कौन? अंतिम पंघाल। ध्यान रहेगा। तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली युवा महिला कौन है? अंतिम पंघाल। ध्यान रहेगा। तो चूंकि अब पहली महिला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो नाम तो याद रखना ही है। किसे हराई है? तो भाई ये कजाकिस्तान की एटलीन शगायेवा को हराई है। किसे हराई है? एटलीन सगायेवा को हराई है। 8-0 के अंतर से हराई है। इसके साथ ही U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ है भाई ये चैंपियनशिप? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित हुआ है, ठीक। और अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता। भाई जो रेसलिंग या बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, अब यदि 100 किलो के आदमी को 50 किलो के आदमी से लड़वा दिया जाए, 50 वाला तो गया ना बेचारा, पूरा चांस है कि वो हारेगा। तो दोनों के वजन सेम होते हैं। तो 53 किलोग्राम वर्ग, 55 किलोग्राम वर्ग, अलग अलग ही क्राइटेरिया होता है। तो ये दोनों लड़ने वाले 53 किलोग्राम के ही थे। तो 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने इसे हराया है। ध्यान रहेगा। तो फिर से बता रहा हूं, अगर स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात होती है तो जो क्वेश्चन बनता है, चैंपियनशिप किसने जीता है, नाम, किस वर्ग में जीता है, वो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, किसे हराया है, और जिसको हराया है वो कौन से देश का है। ये सारे फैक्ट यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा कुछ अवार्ड्स पे चर्चा कर लेते हैं भाई। अवार्ड्स में पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है भाई, शशि थरूर। हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध इंग्लिश बोलने के लिए, एकदम स्पेशल इंग्लिश जो बोलते हैं, शशि थरूर बहुत प्रसिद्ध है इसीलिए। अगर भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है, वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जी हाँ, कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, अब हर जगह का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम उनके देश की भाषा में रहेगा, जो आपको रटना पड़ेगा, जो है सेवेलियर डे लॉ लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। तो उनके बेबाक भाषण, उनकी भाषा, उनकी राजनीति, उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और इस फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। ध्यान रहेगा। भाई मोदी जी को भी दिया गया है इसके पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके पहले आपका श्री 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 रविशंकर जी को भी दिया गया था। तो ऐसा अलग अलग देश के द्वारा उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे यहाँ कौन सा है? हमारे यहाँ भारत रत्न है। अब भारत रत्न पुरस्कार भी विदेशियों को दिया गया है, जैसे नेशनल नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। तो वैसे ही वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार हमें दिया जा रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस साल फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किन्हें दिया गया है?
शशि थरूर को। उसके अलावा एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर, बहुत चर्चित व्यक्तित्व है इनका। तो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यूनेस्को शांति पुरस्कार। भाई जर्मनी वही देश रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय शरणार्थियों को मार काट के भगा दिया गया था। ये वही जगह है जहां हिटलर ने लगभग 60 से 70 लाख यहूदियों को अकेले उसने हत्या, अकेले मतलब अपने हाथ से नहीं, अपने निर्देश में उसने हत्या करवा दी। तो ये वही देश है। गलती सुधार रहे हैं, अच्छी बात है, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो दुनिया भर में जितने भी शरणार्थी हैं उनमें से करीब, एक डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी 10 से 12 लाख शरणार्थियों को लगभग, ये डेटा है, अपने कार्यकाल के दौरान एंजेला मार्केल के प्रयासों के द्वारा उन्हें जर्मनी में शरण दी गई है। तो उनके इस शरणार्थियों संबंधित कार्य के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस यूनेस्को शांति पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो हॉफ फेलिक्स हॉफोगेट गेन पुरस्कार कहा जाता है। ये वहां के एक राष्ट्रपति हैं, उनके नाम पर है। ठीक है, तो फेलिक्स हॉफोगेट गेन, अब ढंग से हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछे। अब चूंकि सारे फैक्ट देख रहे थे तो एक फैक्ट हम ये भी नोट कर लिए, ध्यान रहेगा। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 इस साल किसे दिया गया? एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर है। ठीक है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रमुख पद होता है, जर्मनी में चांसलर प्रमुख पद होता है। तो जर्मनी की चांसलर याद रखेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई ये करंट अफेयर के लिए तो जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी और भी वीडियोस पब्लिश होंगे इसके। इसके अलावा 10 नवंबर के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई मेंस के लिए हमारे यहाँ कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, ऑफलाइन लाइव दोनों मोड में कक्षाएं रहेंगी, जिसके लिए यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो निःशुल्क है। 10 नवंबर के पहले जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके अलावा एसआई टेस्ट सीरीज बुकलेट भी मार्केट में जल्द से जल्द पब्लिश हो रहा है, या इस वीडियो के मेरे पब्लिश होते तक मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। प्लस ये टेस्ट सीरीज बुकलेट जो है नए पैटर्न पे आधारित रहेगा, जो सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। तो जल्द से जल्द सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सकार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़िए, ताकि सकार एकेडमी के द्वारा जो भी नोट्स पब्लिश किया जा रहा है जल्द से जल्द आप उसका लाभ उठा सके। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक बताएं। आप इसे लाइव सेशन चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताएं, या और भी कुछ आप मदद चाहते हैं तो उसके बारे में जरूर बताइए हमें। और मेहनत बिल्कुल जारी रखिए, तगड़े से मेहनत कीजिए। एसआई में बहुत कठिन एक क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, लेकिन जैसा कि कंपटीशन बढ़ा है, अब व्यापम एग्जाम ले रहा है, तो जैसे पहले क्वेश्चन आए थे उससे थोड़े 2 लेवल ऊपर आपको तैयारी करनी चाहिए। उसी आधार पर ही मैं आपको करंट अफेयर भी बता रहा हूँ। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर सिर्फ एसआई के लिए है ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, आने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी हो। तो जरूर इसे फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।